नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसवी बोर्ड पर, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर दी है और ग्रामर की भी शुरुआत टेंस से की है। कल का जो सारा दिन हमने जो सारी बात थी वो टेंस के बारे में बात की थी और सारी बात के बाद हमने एक टेंस की प्रॉपर एक डेफिनेशन निकाली थी, जो यह थी कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब के फॉर्म का सही यूज ही टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। आज जो टाइम है, अभी जो समय चल रहा है, आप हम सब दोनों मिलके बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें वर्ब का कोई अलग फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे वर्ब का नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, बस आपको ये समझना है कि इसमें वर्ब का कोई फॉर्म यूज किया जाएगा। कल जो टाइम निकल चुका है, जो भी टाइम कुछ देर पहले या फिर कल, हफ्तों सालों पहले जो निकल गया, उसको हम पास्ट बोलते हैं। इसमें वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म यूज किया जाएगा। दूसरा नॉर्मली सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। दूसरे से मेरा मतलब जो आपने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, उससे हटके कोई दूसरा फॉर्म पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है, और आगे जो टाइम आएगा, कल परसों या फिर कुछ दिनों बाद, उसको हम फ्यूचर बोलते हैं और उसमें जो है वो वर्ब का कोई अलग दूसरा वाला फॉर्म यूज किया जाएगा। मतलब तीन टाइम का जो तीन पॉइंट है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इन्हीं तीनों टाइम में वर्ब का जो उनके टाइम के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, उसी को ही हम टेंस कहते हैं। तो बेसिक सी बात है, बेसिकली एक नॉर्मल टेंस की डेफिनेशन मैंने बताई और इसके अकॉर्डिंग हमें टेंस में सिर्फ दो चीजों का सही यूज करते आना चाहिए। एक तो होता है टाइम, दूसरा होता है वर्ब। अब टाइम का ऐसा है कि टाइम में तो आप कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते हैं। टाइम जो गुजर चुका हुआ पास्ट ही रहेगा। आप चाहें तो उसको कोई ना नया नाम दे सकते हैं, कुछ भी नहीं आप बोल सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो अब जो मेन सारा चेंजेस या फिर जिसके अकॉर्डिंग हम जो सारे सेंटेंस में मिस्टेक या एरर निकालेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी? वो रहेगी वर्ब के अकॉर्डिंग। यानी अब हमें जो सीखनी है वह हमें वर्ब के बारे में बात करनी है, वर्ब को सीखना है। वर्ब का सीखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ना केवल ये ऐसा नहीं है कि खाली टेंस में यूज किया जाएगा। वर्ब इंग्लिश में भी एक पूरा बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। शायद मेरे ख्याल से इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वह वर्ब ही रहेगा। और एक नॉर्मल हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि इंग्लिश में एक सेंटेंस कैसा लिखा जाता है, बेसिक जो लिखा जाता है वो ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। इनके बिना कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का उसमें यूज नहीं किया गया हो, लेकिन बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट के तो कोई स्ट्रक्चर बनना मुश्किल है, नहीं बनाया जा सकता। अब तो फिर यही बात है, देखो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। आपके स्ट्रक्चर समझना है तो ये सारी तीनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तीनों चीजें हैं क्या। सब्जेक्ट के बारे में बता चुका था कि कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है वह सब्जेक्ट है। जैसे अभी मैं बात मार्कर के बारे में बात करूं, तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होगा? मार्कर होगा। आप हम दोनों पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, तो जैसे मैं बोल दूँ आई टीच यू, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे बारे में बात की जा रही, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ। कोई भी चीज, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दें गिफ्ट। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हमने कोई एक्शन कोई सेंटेंस लिख दिया, तो इसमें जो काऊ है, काऊ के बारे में बात की जा रही है कि काऊ गिव्स मिल्क, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काऊ रहेगा। कोई भी सेंटेंस हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख दें विराट प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस है वह विराट रहेगा। इसको हम एक टाइप तो मैंने ये बता दिया कि जिसके बारे में बात की जा रही है, फिर अगर आप सेकंड चीज को समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो वर्ब जिसको परफॉर्म किया जा रहा है, इसका जो डूअर होता है उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये जो प्ले वर्ब है, जो एक्शन है, इसको परफॉर्म कौन कर रहा है, यानी कौन खेल रहा है, तो विराट। तो इसका जो सब्जेक्ट हो जाएगा क्या होगा? विराट होगा। बस इस चीज को आप ऐसे मत समझिए, जो आप तक अभी स्कूल या कॉलेज में जो आप रटते आए हैं, इसको रटना नहीं है। आप कभी भूल के ये बस मत समझ लेना कि सेंटेंस में जो पहले लिखा जाएगा उसको ही सब्जेक्ट कहते हैं। आप यहाँ पे देख लेंगे कि बात मैंने इसी पहले विराट लिखा हुआ है, इसी के बारे में बात कर रही, तो पहला जो इसका सब्जेक्ट है, आप सीधा डायरेक्टली पहली बार में क्लिक कर दें कि विराट। क्योंकि आप यहाँ पे तो आप रट लेंगे, चलो टेंस में चीज काम आ जाएगी, लेकिन आगे जाके जब आप पैसे बॉस पढ़ेंगे तो शायद वहां पे सेंटेंस पूरा बदल जाएगा। वहां पे सेंटेंस ये हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया, इसका इस्तेमाल सेंटेंस से पहले कर दिया गया क्रिकेट, और यहाँ पे विराट का आगे इस्तेमाल था, इसका हम जाके यूज पीछे कर दिया। तो यहाँ पे तो सारी चीज पर आपकी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो एक्शन है, प्ले जो वर्ब है, इसको परफॉर्म अभी भी विराट ही कर रहा है। तो इस वर्ब का डूअर यहाँ पे भी विराट ही है, बाय मी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बस इनकी पोजीशन बदल दी गई।
तो इसके लिए आप इन चीज़ों को रटना नहीं है, आप थोड़ी चीज़ों को धीरे धीरे समझिए। अगर आप नॉर्मली मेरे ख्याल से चीज़ को आप समझ गए होंगे कि जो किसी वर्ब का जो डूअर होता है उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे कि खेलना जो एक्शन है, जो वर्ब है, इसको परफॉर्म यहाँ पर भी विराट ही कर रहा है। क्रिकेट को आगे लिख देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट को खेला जा रहा है और खेल कौन रहा है, विराट, मतलब डूअर कौन है, विराट। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट विराट रहेगा। बस इतनी सी बेसिक बात है जिसको आपको याद रख लेना है, इसके बाद आप सब्जेक्ट को नहीं भूलें। अब अगली बात आती है कि वर्ब क्या है, जिसको हम पढ़ने वाले थे। सब्जेक्ट को तो मैंने आपको ऐसे एज ए रिवीजन समझा दिया, क्योंकि बेसिक नॉर्मल छोटी छोटी बात ही आपको ज़्यादा समझनी जरूरी है, क्योंकि ये जो सेंटेंस का जो मैंने स्ट्रक्चर दिया गया, इसी के बेस पे सारी इंग्लिश की जो नींव रखी जाएगी। ये बेसिक सेंटेंस हो सकता है अभी आपको छोटा लग रहा हो, ये मैंने 3 वर्ड का सेंटेंस लिख दिया, लेकिन आगे चल के जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, आप हो सकता है प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो टू, फ्रॉम, इन सारी चीज़ों से को आपस में जोड़ा जाएगा। आप जाके एडवर्ब पढ़ लेंगे, आप फिर जाके एडजेक्टिव पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, एन का यूज पढ़ेंगे। तो ऐसी सारी जब आप चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको हो आगे जाके सेंटेंस बड़ा होने लग जाएगा। कभी कभार जब आप पूरी इंग्लिश पढ़ लेंगे तो उसमें आप देखेंगे 3-3 लाइन का भी एक सेंटेंस बनेगा। अभी हमने 3 वर्ड का लिखा है, लेकिन आगे जाके 3 लाइन का भी हो जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब आप सारी चीज़ें प्रॉपर वे में सीखेंगे। एकदम से अगर मैं आपको जाके सीधा एडवर्ब समझा दूँ, यहाँ पे कोई भी क्रिकेट के बाद एडवर्ब लिख दूँ, कुछ भी चीज़ लिख दूँ, तो फिर वो चीज़ आपकी मतलब है यहाँ पे तो आप मतलब रटवाना नहीं, आपको रटवाना नहीं है, तो सीधी बात है आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा। तो अभी आप इतना ही पढ़ें जितना इस टेंस में काम का है, आगे जाके आपको एक एक टॉपिक तरीके से करवाया जाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वर्ब की। तो वर्ब है क्या, जैसे हमने टेंस के बारे में कुछ पढ़ा, ऐसे ग्रामर के बारे में पढ़ा, ऐसे कुछ ना कुछ तो वर्ब की कोई डेफिनेशन होगी, या फिर कुछ हमारे बोलने का तरीका होगा कि वर्ब किसे कहते हैं। अभी आपने समझा, जैसा आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको 2-3 वर्ब लिखी थी, एक प्ले लिखा था, एक गिव लिखा। तो बेसिकली आपको हम सबको पता है कि ये वर्ब ही है, लेकिन इनको वर्ब कहते क्यों है, तो उसकी भी एक नॉर्मल सी एक छोटी सी चीज है, परिभाषा नहीं, आप बस उनको समझ लीजिए कि ऐसे बे सारे शब्द जिनका इस्तेमाल या फिर जिनका यूज हम एक एक्शन के रूप में करते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। यहाँ से यहाँ पे 2 वर्ड मैंने लिख दिए, प्ले लिख दिया, गिव लिख दिया, आगे जाके आप लिखेंगे ईट, मतलब खाना खाना। यह भी एक एक्शन है, आप खाना खा रहे हैं, उस एक्शन को कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो यह भी एक वर्ब हो जाएगी। सारी चीज मतलब वर्ब होती है जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो है जो एक्शन काम करते हैं। अब बात करनी है हमें, ये वर्ड तो आप समझ ही गए होंगे, आप वर्ब तो हालांकि समझते होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ब का टाइप क्या होता है, मतलब वर्ब को कैसे यूज किया जाता है। तो वर्ब का जो टाइप होता है, बेसिकली वर्ब को 2 टाइप से यूज किया जाता है। एक तो होता है डूअर, जिनको आप लिख सकते हैं डूइंग वर्ब। फिर डूइंग वर्ब होती है, मतलब वे सारी वर्ब जिनको हम परफॉर्म करते हैं डेलिबरेटली या जानबूझ के परफॉर्म करते हैं, उनको हम डूइंग वर्ब की उसमें कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने बोला प्ले, प्ले का मतलब होता है खेल, तो ये हमारे हाथ में होता है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। हम चाहें तो आधे घंटे खेलें, हम चाहें तो 1 घंटे तक खेलते रहें, या फिर हम चाहें तो ना खेलें, हमारा आज मन नहीं हो रहा खेलने के, बाहर बारिश हो रही है, तो हो सकता है हम कल खेलें, हम मना करते हैं कि आज मेरे खेलने का मन नहीं है, या फिर वैसी कोई भी स्टेट परिस्थिति नहीं, ठीक है। आगे आगे बात, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ठीक, तो ये भी मेरे हाथ में है, डेलिब्रेट है। मैं चाहूँ तो अभी आपकी क्लास अभी खत्म कर दूँ, या फिर मैं चाहूँ तो आपकी 2 घंटे तक क्लास लेता रहूँ। आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगली बार में डन, तो ये भी आपके हाथ में है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, कितना ज़्यादा पढ़ना है। तो यानी वे सारे वर्ड जिनको हम जानबूझ के परफॉर्म करते हैं, हमारे हाथ में होते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, या फिर किसी सब्जेक्ट द्वारा जिनको किया जाता है, तो उन सारी वर्ब की जो कैटेगरी है वो डूइंग कैटेगरी में आएगी, ठीक है। ये सारी जो मैंने लिख दी, ये सारी डूइंग में आएगी। अब दूसरी बात करते हैं हैपनिंग। काम कोई भी हो, कोई भी एक्शन है, वो 2 तरीके से किया जाता है। या तो पहला जो तरीका होता है वो होता है कि या तो उसको आप खुद परफॉर्म करें, या फिर किसी से करवाएं, तो वो भी डूइंग कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो इसी को कर रहा है। और दूसरी जो उसकी कैटेगरी रहेगी, या जो वर्ब की कैटेगरी रहेगी, वो रहती है हैपनिंग। हैपनिंग से मेरा मतलब ऐसे वर्डों से है जिनको आप परफॉर्म नहीं करते, ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताता हूँ, आपकी आज एक 25 साल है एज, कल आगे आप जाके जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी एज 30 हो जाएगी, और आगे जाएंगे तो आपकी 35 हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसके पहले भी आपकी एज 20 थी, या फिर 18 थी, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो आप बताइए, इस एज को बढ़ाने में, या फिर कोई भी इस एक्शन को, जो मैंने ग्रो लिखते हैं, ग्रो, इसको परफॉर्म करने में आपका कोई हाथ है क्या? आपने जानबूझ के अपनी उम्र बढ़ाई है कि आज 25 है, अब मैं जानबूझ के चाहूँ तो कल मेरी 30 हो जाए, या मेरी परसों हो जाए? ये तो एक हैपनिंग घटना है, आप ना चाहे तो ही बढ़ेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी एज 20 से 25 के साल के बीच में रहे, और ताउम्र इसी जिंदगी में टिकी रहे, ना मुझे बुढ़ापा देखना पड़े, ना ही मुझे कोई दर्द बीमारी झेलनी पड़े। तो ऐसा है क्या कि आपके चाहने से चीज हो जाएगी? ऐसा नहीं, ये चीज ऑटोमेटिकली अपने आप परफॉर्म हो रही है, इसलिए इसको हैपनिंग कैटेगरी में रखा जाता है।
और दूसरी बात करें, दूसरे बर्ड बताते हैं, तो एक बर्ड जैसे ये लिखा फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना। ये चीजें बेसिक बता रहा हूँ कि खाली मैंने ऐसा नहीं कि फॉल ये कि गिरो या फॉल ये दोनों चीजें ही होती हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे काम करती है, क्यों इसको हैपनिंग की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, जैसे कभी आपने देखा होगा हवा चलती है तो पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं लीफ फॉल फ्रॉम दी ट्री, मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो क्या ये एक्शन डिलिबरेटली या फिर जानबूझ के की जा रही है? हालांकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यह एक प्लान्ड घटना है, जैसे हवा चल रही तो पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते गिराने में हवा का मेरे ख्याल से तो कोई योगदान नहीं है। हाँ, क्योंकि हवा अपना काम कर रही, पत्ते अपना। पत्तों का टिका रहना हवा पे डिपेंड नहीं करता है, यह पत्तों की खुद की मजबूती पर है। अगर वो ज्यादा मजबूत होंगे तो हो सकता है काम हवा में ना गिरे, और अगर उतनी मजबूती से नहीं टिके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो आसानी से गिर जाएंगे। और अगर डेलिब्रेट होता, हवा के हाथ में होता, तो कभी आप एक बात बताइए, जैसे ये कोई पेड़ है, में एक डाली ये लगी है, दूसरी डाली ये है, तीसरी, ऐसी बहुत सारी डालियां लगी है, ठीक है। तो क्या हवा के हाथ में ये है कि इस डाल के सारे पत्ते वो गिरा दे, और इस डाल के पत्ते गिरा ही नहीं रही है? अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर डेलिब्रेट घटना हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सारे वर्ड जिनका परफॉर्म अपने आप होता है, हम परफॉर्म नहीं करते हैं, उनको हैपनिंग कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, जैसे फॉल हो गया, ग्रो हो गया, स्टॉप हो गया, ये बहुत सारी चीजें। और वो सारे एक्शन जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम डूइंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये तो होते हैं वर्ब के दो टाइप। तीसरा टाइप और होता है जिसके बारे में मेरे ख्याल से आप यहाँ पे ना पढ़ें तो ही ठीक है, क्योंकि उनका यहाँ का यूज है नहीं। जब हम वर्ब टॉपिक पूरे डीप में डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां जाके आपको आप उसको देखना। लेकिन एक बार फिर से आप देखना चाहें तो आप एक बार देख बस लें। स्टेट होता है इसका थर्ड टाइप। स्टेट से मेरा मतलब होता है आपकी एक अवस्था को बताता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इज एम आर प्रेजेंट में यूज किया जाता है, पास बार होता है, या फिर कुछ और होता है जैसे हैव और हैज होता है। ये सारी जो स्टेट जो वर्ड हैं आपकी स्टेट अवस्था को बताते हैं, वह वर्ब की तीसरी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये जो एम इज एम आर है इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। लेकिन यह एक वर्ब, यह आपस में एक वर्ब है जो दो टाइप का काम करते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब का, एक मैन वर्ब का। टेंस में आप जब जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया आई एम गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैन वर्ब एम नहीं मानी जाएगी, इसमें मैन वर्ब जो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी वो गोइंग को, यानी गो वर्ग को दी जाएगी, ठीक है। इसको आप याद रखना, ये जो एम रहेगी वो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। बस आप इसको यहाँ पे याद रखें, बाकी अगर आप याद रखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आपके काम की दो चीजें हैं कि वर्ब डूइंग और हैपनिंग दो तरीके से काम करती है, ठीक। यही मैं बताना चाह रहा था। बाकी अगर हम वर्ब के टाइप के बारे, फॉर्म के बारे में बात करें, ये जो आप सब लोग अभी तक पढ़ते आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, इसके बारे में आपको बात ये सब पता ही होगा, लेकिन फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं बेसिकली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो मैंने लिख रखा है इसका कोई मतलब ऐसा कुछ अलग से टाइप है नहीं, बस मैंने आपको लिख रखा, आप इस चीज को क्योंकि आगे चल के देखेंगे। और फर्स्ट फॉर्म में भी दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल नॉर्मल बेसिक फॉर्म, दूसरा होता है ड्राइव फॉर्म। बेसिक फॉर्म से मेरा मतलब जैसे मैंने कई वर्ब लिखी थी आपको प्ले, एक तो होती है प्ले जिसका यूज फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ किया जाता है, और आगे जाके आप इसी में अगर एस या एस लगा देते हैं तो इसका जो यूज है थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आके खड़ी हो जाती है कि हम कैसे पहचाने कि क्या फर्स्ट पर्सन है, क्या सेकंड है, क्या थर्ड है, क्योंकि एक इसी के अकॉर्डिंग तो हमें वर्ब का यूज करना है। तो एक बार इसको भी आप देख लो, ये सेकंड और थर्ड के फॉर्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप यहाँ पे एक बार देख लें कि क्या फर्स्ट है क्या सेकंड फॉर्म है। देखिए, जब भी हम कोई कन्वर्सेशन या फिर कोई बातचीत स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है, मेरे ख्याल से दो लोगों का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो होता है स्पीकर, स्पीकर का मेरा मतलब जो कोई बात कर रहा है या फिर जो बोल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं स्पीकर हो जाऊँ क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा होता है लिसनर। लिसनर से मतलब जो चीज को सुन रहा है, ठीक है, ये होता है लिसनर। आप सुन रहे हैं, आप लिसनर हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हो जाऊँ, ठीक है। तो स्पीकर जो होता है, जैसे आई मैं बोल रहा हूँ, और बी, बी से मेरा मतलब हम दोनों को इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया। जैसे मैं और आप, इन दोनों को जोड़कर किसी एक कैटेगरी में रखा जाए तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो उस हम को भी स्पीकर की कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि लिसनर की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो इंपॉर्टेंस है वो स्पीकर को दी जाती है, इसलिए बी को फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन के उसमें रखा जाएगा। आप लिसनर हैं, आप सुन रहे हैं उस चीज को, आपको सेकंड नंबर पर वो इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आप जो है सेकंड पर्सन के रूप में। अब बात आती है कि थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे हम अभी कोई बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे
कि विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे कि विराट प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जैसे विराट के बारे में बात की गई है, तो उसको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा है। जैसे आप सब कभी कभार बात भी करते हैं और हम बोलते हैं कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी बीच में से कहाँ आई। आप हो गया फर्स्ट पर्सन जो, सॉरी, सेकंड पर्सन जो सुन रहे हैं, मैं हो गया स्पीकर फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, और ये जो तीसरा पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। या कुछ भी हो सकता है, ई मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, सी मतलब कोई लड़की हो सकती है, इट का मतलब कोई वस्तु हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर कोई नाम हो सकता है जैसे मैंने बोला कि अभी विराट, या फिर कुछ भी ऐसी चीज मुझे और आपको छोड़कर, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा था कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाएगी, जैसे यूज की जाएगी प्ले, और जो थर्ड पर्सन है ही सी इट या कोई नाम है उसके साथ एस आई एस लगा दिया जाएगा, जैसे प्लेस को प्लेस हो जाएगा। कुछ भी अकॉर्डिंग एस आई एस कहाँ यूज किया जाता है वो अभी बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में एस का यूज करना है, किन में ई एस का करना है, ये सारी चीजें आगे जाके वर्ब में हम करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ बेस फॉर्म और थर्ड पर्सन के साथ जो होती है वो डायरेक्ट फॉर्म की जाती है, जिसमें एस आई एस लगा दिया जाता है। क्लियर। यहाँ पे अब मेरे ख्याल से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दोनों यूजेस मतलब समझ गए कैसे किया जाता है। अब आती है सेकंड फॉर्म की बात कि सेकंड फॉर्म क्या है। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसका बेसिकली जो यूज है वह पास्ट टेंस में किया जाता है, मतलब वह सारी घटनाएं एक्शन जो परफॉर्म की जा चुकी हैं या फिर जो हो चुकी हैं उनको हम उसमें सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है, और ये सारे पास्ट टेंस में जाते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन का जो इस्तेमाल, और ऐसा भी नहीं है कि जो सारी घटनाएं जो हो चुकी हैं उनको केवल पास्ट में ही लिखेंगे या फिर उनको केवल सेकंड फॉर्म के रूप में ही लिखेंगे। कुछ चीजें जो हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें भी चीजें कंप्लीट हो चुकी होती हैं, वो भी पास्ट बन चुकी होती है, लेकिन फिर भी उनको प्रेजेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो हो चुकी हैं उनको सेकंड फॉर्म में ही लिखेंगे, उनको थर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन इनके साथ याद रहे थर्ड फॉर्म कभी भी सिंगल रूप में, मतलब डायरेक्ट थर्ड फॉर्म यूज नहीं किया जाएगा, इसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज या फिर प्लस बॉस वगैरह में देखेंगे इज एम आर, इन सब के द्वारा जोड़ेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। इस बात को हमेशा आप याद रख लेना, कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली यूज नहीं की जाएगी। जैसे आप फर्स्ट फॉर्म आप लिख देते हैं आई प्ले, ठीक है, आप पहले खेलते थे उसको आप लिख सकते हैं आई प्लेड, ऐसे ही आप थर्ड फॉर्म को यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते। हालांकि ये बात आप ठीक है, यहाँ पे जो प्ले है उसका सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, लेकिन कुछ अलग वर्ड होते हैं जैसे स्पीक होते हैं, तो यहाँ पे आप सीधा आई स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, आप सीधा इसको स्पोकन नहीं लिख पाएंगे। आई स्पीक, आई स्पोक ये बोल सकते हैं, लेकिन आई स्पोकन नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आई हैव स्पोकन आपको बोलना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में जाके, समझ रहे हो ना। मतलब सीधी बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट में यूज नहीं की जाएगी, इसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म सीधे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म होती हैं जो हम सब आप पढ़ते आए हैं, आपने जो अभी तक पढ़ी है। अब मैं बात करता हूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, बेसिकली होती भी नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि आप वर्ब एक इस टाइप में भी देखेंगे। ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसका बेसिकली मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, इसी को मैंने फोर्थ फॉर्म लिखा है, होती नहीं है, बस मैंने समझा दिया। जैसे आप कभी कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे तो उसमें लिख देंगे आई एम गोइंग, तो जो गोइंग आईएनजी जो फॉर्म होगा ना उसी को मैंने एक फोर्थ फॉर्म लिख दिया कि आप वर्ब इस रूप में भी देखें। अब आप सेंटेंस या फिर इंग्लिश में कहीं भी चले जाएं, इससे ज्यादा वर्ब का आप यूज देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस यही आपको मैंने बताया था, ये हो गया वर्ब के टाइप हो गए, वर्ब का कैसे यूज किया जाता है, ये आपके वर्ब के फॉर्म यूज हो गए, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको बतानी थी, दो चीजें आपको मैंने बता दी एक स्ट्रक्चर में इंग्लिश के, ये सब्जेक्ट वर्ब दोनों चीज समझ। अब तीसरी चीज जो आती है वो होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। तो सब्जेक्ट तो वो हो गया, डूअर हो गया जो एक्शन को परफॉर्म करता है, और वर्ब वो हो गई कोई भी एक्शन तो परफॉर्म किया जाता है, जैसे प्ले हो गया, ईट हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी वर्ब में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये तीसरी चीज क्या है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे आपने ये लिखा विराट प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो इसमें विराट हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गई वर्ब, क्रिकेट जो है मतलब जिस पर यह एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ये जो वर्ब जो एक्शन है ना, एक्शन ये जिस पर परफॉर्म किया जाएगा उसी को हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये जो क्रिकेट की जो प्ले है ना, प्ले वर्ब का जो एक्शन है वह परफॉर्म किस पर किया जा रहा है, क्रिकेट पर किया जा रहा है, तो ये जो क्रिकेट रहेगा ना वो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। सीधी सी बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि
बॉय लिख देते हैं, कोई भी एक लड़के को उसने मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ही तो हो गया डूअर किल वर्ब का, कि उसने एक्शन को परफॉर्म किया, किल हो गई उसकी वर्ब जिसको परफॉर्म किया गया। और अब जो किल है, जो एक्शन है, वो किस पर परफॉर्म किया गया, मतलब किस मारा गया, तो वह क्या हो जाएगा, बॉय। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी छोटी सी बात होती है, इसको मैं आपको बताना चाह रहा था कि सब्जेक्ट हुआ होता है, डूअर होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, वर्ब एक्शन होती है, और ऑब्जेक्ट हुआ होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। ये चीज नॉर्मल चीज थी, आपको बतानी थी, और इन्हीं इसी फॉर्म, एक बेसिक फॉर्म के दम पे आपकी सारी इंग्लिश चलने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत जोड़ घटाना कर देंगे, हेल्पिंग वगैरह, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज जोड़ दी जाएगी, लेकिन नॉर्मल बेसिक चीज जो चलेगी आपकी इन्हीं चीज के बेस पे चलेगी। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, नॉर्मली तो ऐसा भी नहीं है कि हर इसी फॉर्म में चलेगी, कुछ कुछ सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया। तो वो कब मिलेंगे, वो तब आपको तब मिलेंगे जब वर्ब का जो यूज है वो ऐसे हैपनिंग के रूप में किया जाए। क्योंकि जब वर्ब का कोई डूअर ही नहीं होगा तो हो सकता है उसका रिसीवर भी ना हो। और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे बी लाफ, हम और सब हंसते हैं, आप हंसते हैं, मैं हंसते हैं, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, इसको कौन रिसीव करेगा, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन इसको कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है। चलो आपको ये और नॉर्मल चीज में आपको समझाने के लिए इसको और चीज और आसान करता हूँ, आप छोटी सी हिंदी की भाषा में समझिए, अगर आप चाहें, आप वैसे नहीं समझ पा रहे हैं समझ। तो किसी भी वर्ब के बाद, जैसे आपने लिख दिया ही किल्ड अ बॉय, इसके बाद अगर आपका व्हाट, जो होम का जो रिप्लाई आता है ना, या फिर अपने आप वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई डिमांड करने लग जाए, तो जो आपका रिप्लाई होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपने ये लिखा ही किल्ड अ बॉय, ही किल्ड, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है किल्ड मतलब मारना, उसने मारा, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में क्वेश्चन आएगा किसे, किसे मारा। तो यहाँ पे जो आपका होम का जो रिप्लाई होगा अ बॉय, वही इसका ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए आप बात। अब ये तो हो गई एक किसी पर्सन के बारे में। ऐसे अगर ये एग्जांपल ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विराट प्लेस क्रिकेट, विराट प्लेस, प्लेस प्लेस मतलब खेलना, तो क्या खेलता है विराट, ऑटोमेटिकली व्हाट का क्वेश्चन आ गया क्या, तो इस व्हाट का जो रिप्लाई हो जाएगा क्रिकेट, वह यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात। एक यही बात मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन अब जो अब अगला मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अब उस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे मैंने ये लिखा बीला, ठीक है, ये लिखा है बीला, लेकिन अब क्या इस लाभ के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि व्हाट या whom, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि मैंने बोला हम हंसते हैं, तो बेसिक सी बात है, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि क्या हंसते हैं या फिर किसे हंसते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किस पर हंसते हैं, तो वो क्वेश्चन जाएगा प्रीपोजिशन का, तो उसके साथ डायरेक्ट यूज नहीं किया जाएगा, उसके साथ एट लिखा जाएगा, बी लाफ एट यू, या फिर किसी भी चीज पर हम हंस रहे हैं तो वो चीज यहाँ पे लिखी जाए। लेकिन खाली वर्ब के बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि क्या या फिर होम या व्हाट का कोई रिप्लाई डिमांड ही नहीं करता, ठीक। तो ये भी है कि हर वर्ब ऐसा नहीं है कि हर वर्ब ऑब्जेक्ट डिमांड करती है, और ऐसा भी नहीं है कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका यूज ऐसा भी किया जाता है कि जब हमें ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है, और कभी कभार ऐसा भी यूज कर लेते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं होती। जैसे हम एक वर्ब आप देखें, स्टॉप देख लेते हैं, वर्ब लिख दी। स्टॉप का मतलब दो प्रकार से होता है हिंदी में, आप देखें तो एक तो होता है रोकना, ठीक है। तो जहां पे स्टॉप वर्ब का फॉर्म यूज रोकना के रूप में किया जाए, वहां पे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन डिमांड करने लग जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट डिमांड करने लग, ठीक है। ये मैं चीज आपको समझाना चाह रहा था। अब अगली वर्ब की, ठीक है, इसको भी एग्जांपल के तौर पे आप देख लें। तो मैंने लिखा आई स्टॉप, आई स्टॉप। अब यहाँ पे तो अगर कोई डिमांड नहीं कर रहा है, व्हाट या होम का रिप्लाई डिमांड नहीं कर रहा, तो सीधा सा मतलब मैं अपने बारे में, मतलब रुकना के बारे में बात कर रहा हूँ, आई स्टॉप यानी मैं रुक गया। और अगर यहीं पे अगर व्हाट या होम का रिप्लाई डिमांड करने लग जाए पर, तो आई स्टॉप्ड द कार या फिर दी बाइक, कुछ भी ऐसी चीज जो ऑब्जेक्ट डिमांड करे जिसको हमने रोका, तो वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो यहीं पे आप देखिए एक वर्ब का दो टाइप से यूज किया गया है, एक जिसमें ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहे हैं, दूसरे जिसमें ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज आप जाके आगे वर्ब में पढ़ेंगे कि कब ये सारी चीज होती है, कब वर्ब ऑब्जेक्ट डिमांड करती है, कब नहीं करती है। इसके लिए आपको वर्ब डीप में पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज, बेसिक चीजें समझाना चाह रहा था कि जो हमारे जो तीन वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। मुझे सिर्फ यही चीज आपको समझानी थी, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जब आप एक दोनों सारी चीजें समझ में आ गई, आपने पढ़ा था, मैंने भी कल आपको पढ़ाया था कि टेंस कैसे काम करता है, क्या चीजें होती हैं, प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं, या फिर आने वाला जो फ्यूचर है किसे कहेंगे। ये चीजें अगर आपने पढ़ ली थी, तो उसके बाद फिर आपके मन में एक बेसिक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ठीक है, तो फिर ये जो प्रेजेंट, पास्ट
के जो फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट या फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीजें क्या है? चलो आपने तो बता दिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो टाइम हो गए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो गए, लेकिन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होंगे? तो इसके लिए हम एक नॉर्मल सिंगल वर्ड में यूज करेंगे, वो हम बता सकते हैं स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट। स्टेट से मेरा मतलब उस समय पर जो एक्शन है, जो इवेंट था, वह किस फॉर्म में, किस अवस्था में था। जैसे मैंने आपको बताया है कि पास्ट को बात करते हैं तो पास्ट हो जो सारा समय गुजर चुका है, ठीक है। अब हम टेंस को, जो मैंने बताया था, अब एक पूरे टाइम को कंसीडर करते हुए, किस टाइम के को कंसीडर करते हुए हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टेंस चलेगा। देखिए इंडेफिनेट जो बात करते हैं वो एक बेसिक चीज की जाती है, इसमें क्या बात करते हैं, हम एक हैबिट के बारे में बात करते हैं। ये चीज मैं आपको कल डीप में पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। यह जो है वह किसी भी एक्शन का, एक्शन है, इवेंट का कोई स्टेट है। जैसे इंडेफिनेट में हम उसी सारी चीजों को रखे जाएंगे जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस समय पे हमारा जो एक्शन था वो किस रूप में था। अगर एक्शन एक जो हैबिट के रूप में था तो उसको हम इंडेफिनेट में रखेंगे, या फिर जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हमारा एक्शन रनिंग या फिर कंटिन्यू में था, चल रहा था, जारी था, तो उसको हम कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे। और ये जो चारों चीजें हैं वो तीनों टेंस के लिए सुटेबल होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के लिए, क्योंकि इनका पास्ट का भी कुछ कंटिन्यूस होगा। जैसे अभी आपके 6 बज रहे हैं, अब 4 बजे किसी फ्रेंड के यहाँ पे मिलने गए थे, 4 बजे अपन फ्रेंड के यहाँ पे गए थे, तो उस समय पे वो पढ़ाई कर रहा था, तो ठीक है, तो उस समय जो एक्शन, जो उसका पढ़ाई था, स्टडी, वो किस फॉर्म में थी। अगर वह कंटिन्यूस चल रही थी, जारी थी, तो उसको हम कंटिन्यूस में रखेंगे, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अभी हम अपने 5 से 6 बजे के बीच के बारे में बात करें, इस समय भी यह चीज एक्शन रनिंग में है, तो यह कंटिन्यूस में जाएगी, ठीक है। तो कोई भी एक्शन अगर वह पास्ट में रनिंग में चल रहा है, मतलब एक कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट, ये तो तीनों के लिए एक जैसे रहेंगे, तीनों का स्टेट भी सेम रहेगा, बस बेसिक बदल जाएगा कि अगर कोई एक्शन पास्ट में रनिंग था तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और प्रेजेंट में इस समय पर अगर कोई रनिंग में है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, और आगे किसी समय पर रनिंग में रहेगा तो उससे फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएंगे, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। परफेक्ट में वह सारी चीज जाएंगी जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर चीज पास्ट में कंप्लीट हुई है तो उसे पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, या चीज अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे, या फिर किसी दिए गए टाइम में इन द फ्यूचर कभी कंप्लीट होगी तो उसे फ्यूचर परफेक्ट में डालेंगे। यही मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इसके बारे में आराम से बात करेंगे। ये छोटे से बेसिक चीज है, जैसे कोई एक पॉइंट दिया गया है, जैसे अभी 4 बजे से मैंने बताया इसने पढ़ना स्टार्ट किया, 4 बजे से ये पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, अभी 6 बज रहे हैं, अभी भी यह चीज प्रोसेस में है, ठीक है, मतलब यह चीज जारी है और आगे पता नहीं हमें कितने लंबे समय तक चलेगी, तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में डालेंगे। इसमें दो चीज यूज किए गए हैं, एक तो कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, तो आप देख रहे हैं यह चीज अभी भी जारी है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन, मतलब चीज कंप्लीट होगी, तो आप देख रहे हैं 4 बजे से लेके अब तक की जो उसकी पढ़ाई है कंप्लीट हो गई, मतलब इसमें दोनों चीजें यूज की जाएंगे, कुछ कंप्लीशन भी होगा, कुछ कंटिन्यूअस भी होगा। हाँ, कंटिन्यूअस में भी एक आपको पता होगा कि चीज अब कभी अभी चल रही है तो ऑब्वियसली बात है कभी ना कभी तो स्टार्ट की गई होगी, लेकिन इसमें जो टाइम, स्टार्टिंग का जो टाइम है वह नहीं दिया जाएगा आपको सेंटेंस में। अगर स्टार्टिंग का कोई भी टाइम दिया गया है तो वह चीज परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगी, और अगर स्टार्टिंग का टाइम नहीं दिया गया तो वह ओनली कंटिन्यूअस में जाएगी। बस मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम के पॉइंट होते हैं, जो बीत गया उसको प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन अगर उसी बीते हुए समय में कोई चीज आपकी हैबिट थी तो वह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी, या फिर किसी दिए गए टाइम में पास्ट में वह चीज रनिंग में थी, वह पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगी। ऐसी नॉर्मल चीज आप प्रेजेंट को भी लगा सकते हैं। प्रेजेंट में अगर आपकी कोई चीज हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी, प्रेजेंट के किसी दिए गए समय यानी कि अभी कोई चीज रनिंग में है तो वह कंटिन्यूअस में जाएगी। ऐसे ही होगा। ऐसे आप फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में कोई चीज हो सकता है आपकी आदत बन जाए, आप जॉब लग जाए आपको, आप जॉब कर रहे हैं 11 से 4, तो उस समय जो आपकी हैबिट रहेगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगी। और आप जो 11 से 4 के बीच में काम कर रहे हैं, तो हम अगर 3 बजे का समय देंगे तो वह आपका काम कंटिन्यू रहेगा, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगी। ऐसी चीजें काम करती हैं। मतलब एक जो बेसिक है आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो एक टाइप है, यह सेम ही रहेगा। ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि बात प्रेजेंट की कर रहे हैं कि पास्ट की कर रहे हैं कि फ्यूचर की कर रहे हैं। इस बारे में हम डीप में कल से स्टार्ट करेंगे। टेंस जो प्रॉपर तरीके से होगा, यह आपकी आज मैंने नींव रख दी कि हमें क्या चीजें और किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि आज की आपकी सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी तो आने वाली दिक्कत आपको शायद ना झेलनी पड़े, आप चीजों को आसानी से समझ जाए, ठीक है। तो बस मेरे आज की क्लास में मुझे यही समझाना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप ठीक है, अब कल से आपको नॉर्मली आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझ में। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े कंफ्यूज हैं तो आप क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अभी हमने जो 1-2 क्लासें की हैं, एक काम कीजिए, आप सारी क्लासों को एक साथ एक वे में देखिए। परसों की क्लास से स्टार्ट कीजिए, आज की क्लास पर खत्म करिए। करीब 2-2.5 घंटे की जितना भी लेक्चर होगा आप एक ही फ्लो में एक साथ पूरा कंप्लीट करिए, तो आपको सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, आप सारी चीज समझ जाएंगे।
ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को जोड़ते हुए आप धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए, तो आपको आगे जाके रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ आपको आपकी अच्छी क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जय हिंद।